हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री ऑफ मोल कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 4। तो स्टार्ट करते क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, कुछ वेरियस क्वेश्चंस किए थे और वेपर डेंसिटी के बारे में पढ़े थे, परसेंट मास के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखते क्या होता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, उसमें वेरियस लॉज हैं, लगभग 5 और 6 लॉज है। ठीक है, तो कौन कौन से लॉज है देखते हैं। फर्स्ट लॉ जो हमारा होगा वो क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर होगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, और तीसरा जो लॉ होगा वो क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, और जो हमारा चौथा लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये वेरियस लॉ है किसके, केमिकल कॉम्बिनेशन के, जो हमारे इक्वेशन को इक्वेट करने में क्या आएंगे, काम आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बहुत सारे लॉज है जो हमारे स्टार्टिंग में क्या केमिस्ट्री में आए थे। और कौन सा हो जाएगा, गैसियस लॉ, क्या पढ़ते हैं हम, गैलुसेक्स लॉ, गैलुसेक्स लॉ। और फिर आ जाएगा लास्ट में हमारा एवोगैड्रोस लॉ। इतने लॉ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये सब लॉ हम पढ़ेंगे, लगभग 6 लॉ है। ओके, ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो चलो फर्स्ट लॉ से शुरू करते हैं। पहले इसको नोट कर ले, 6 लॉज को। चलो देखते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। फर्स्ट लॉ, हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, LOCM। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या था, इसका स्टेटमेंट जो था वो क्या था कि मास इज कंजर्व्ड इन एनी रिएक्शन। जो हमारा मास होता है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है किसी भी रिएक्शन में। मतलब इसका स्टेटमेंट, इसका इक्वेशन के रूप में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो रहता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है आफ्टर एनी रिएक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। नाम से पता चल रहा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, हमको मास का क्या करना है, कंजर्व। इसका एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन अ केमिकल RXN मतलब रिएक्शन। क्या बोल रहा है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये जो हमारा लॉ है वो किस पे वैलिड नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी इसका है। किस पे वैलिड नहीं है, हाँ लिख लो, दिस लॉ इज नॉट वैलिड इन न्यूक्लियर रिएक्शन में। ये लॉ क्या है, वैलिड हमारा नहीं है, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ हमारा वैलिड नहीं है। ठीक है, तो नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो हमारा जो सेकंड लॉ है, ये क्या है, हमारा सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो इसका स्टेटमेंट देखते क्या है। इसका जो हमारा स्टेटमेंट है वो है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास combined in the reaction in a definite ratio। किस रेशियो में, डिफिनिट रेशियो में, एंड द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके,
इन अ रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस लॉ के तहत क्या बोल रहा है कि कोई भी रिएक्शन में मास क्या कंबाइन होता है, डिफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं। उसके जो रेशियो होते हैं वो अलग अलग रिएक्शन में कांस्टेंट होते हैं उसी एलिमेंट के, ठीक है। तो जैसे देखो एग्जांपल बताता हूँ कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, CO2 तैयार होता है, बनता है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन क्या बनता है, CO2। तो देखो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, बताओ। C+O2 = CO2 का कार्बन यहाँ पर किस रेशियो में होता है, 1:2 में होता है कि नहीं? तो ये हर रिएक्शन में कार्बन O2 का यही रेशियो होगा, किसी में भी कर लो। ये अगर आप कर रहे हो लिक्विड फॉर्म में तो कर लो, या सॉलिड फॉर्म में कर लो, सब फॉर्म में क्या होता है, इसका 1 या 2 ही रेशियो होता है, ठीक है। तो नोट करो। आप ऐसे भी देख सकते हो कि कार्बन का दूसरा रिएक्शन कैसे करा सकते हो, देखो एक CO2 + O2 हो गया। अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड भी कर सकते हो, ये सुनो, ठीक है। ये भी हमारा बनता है CO2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 2 ऑक्सीजन होता है, तो इसमें वही रेशियो होता है 1:2, ठीक है। आप किसी भी रिएक्शन में करो लेकिन रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको नहीं करना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही कर लो। मास देख लो, कार्बन का मास क्या होता है 12 ग्राम, और O2 का मास क्या, ऑक्सीजन का मास क्या होता है 18 ग्राम। सिंपलेस्ट रेशियो ही मास आएगा, देख लो, डेफिनेट या सिंपलेस्ट रेशियो ले सकते हो, ठीक है। ये सिंपलेस्ट रेशियो लिख लो, ओके। तो बात क्या है, इक्वल है, ओके। तो नोट करो, हम अगले लॉ पे चलते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा तीसरा लॉ है, कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ओके। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, लिखो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two or more elements combine to form two or more compounds, the mass of one element is the simplest ratio to the mass of another element, ओके। इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो फिर वही एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन और ऑक्सीजन का। और कार्बन और ऑक्सीजन को हम ये कंबाइन करते हैं तो दो रिएक्शन हम कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा, एक CO2 बनता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसमें 12 ग्राम और क्या होता है 32 ग्राम होता है। इसमें क्या होता है 12 ग्राम और 16 ग्राम। तो अगर आप इसको रेशियो में लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगा, ओके। ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है, ना कि पॉइंट में आ जाएगा या इंटीजर में, कुछ में नहीं आएगा, ठीक है। डेसिमल में नहीं आता है, क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो बनता है, ठीक है। यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है, ठीक है। तो नोट करो, उसके बाद जाते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे। तो चलो, हमारा जो फोर्थ लॉ है, कौन सा लॉ है, फोर्थ लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ है हमारा, फोर्थ लॉ है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें आपको स्टेटमेंट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे आपको स्टेटमेंट तो जेई में आएगा नहीं, आपको क्या है कंसेप्ट, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट जानने की जरूरत होनी चाहिए। आपको इसके स्टेटमेंट तो मिल जाएगी एनसीईआरटी में भी, ओके। तो हम स्टेटमेंट समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो देखो मैं वो बता देता हूँ कि जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमारा होता है लॉ, इसमें क्या 3 एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। ये आपको ध्यान देना चाहिए। और एक और बात की ध्यान होनी चाहिए, क्या कि देखो
यहाँ शुरू करो कि जो दो एलिमेंट, क्या जो हमारा दो एलिमेंट होगा वो जब कंबाइन करेगा, यहाँ से देख लो आपको अच्छा समझ में आएगा कि देखो यहाँ दो एलिमेंट है H और O और NO, आपको पता करना है कि इसमें से कौन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कर रहा है, वैलिड कर रहा है। ठीक है, तो देखो H और O कंबाइन कर रहा है, इसमें NO, कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये तो सेम हो गया 3, और इसमें भी 3 एलिमेंट है पहले। पूरा रिएक्शन में क्या है, 3 एलिमेंट है पूरा इसमें वर्ड्स में, मतलब 3 एलिमेंट है, मतलब ये करेगा, वैलिड करेगा। लेकिन जो दो एलिमेंट कर रहे हैं, जैसे इसमें ये दोनों में कॉमन कौन है, आपको ऑक्सीजन कॉमन है दोनों में, है ना, और जो बचा हुआ एलिमेंट है वो अनदर एलिमेंट उसका रिएक्शन बनना चाहिए, मतलब H2 और N दोनों से बन रहे एलिमेंट्स हैं। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि जो कॉमन एलिमेंट को छोड़ के जो दूसरे एलिमेंट से दो, उससे आपको एक कंपाउंड तैयार होना चाहिए, तभी आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होगा, वैलिड करेगा। तो देख लो ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है पहले में, उसके ये दोनों डिफरेंट है, तो दोनों से एक कंपाउंड पर तैयार हो रहा है NH से, तो ये क्या करेगा, वैलिड करेगा। ओके, उसी तरह इसको देखो, इसमें दोनों में कौन कॉमन क्या है, Na कॉमन है, और Cl और Br से बनना चाहिए, ये Br Cl से बना, यहाँ बन नहीं रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये क्या है, नॉट वैलिड। सिंपल इस तरह से देखो, पहला स्टेप है 3 एलिमेंट देखना, उसके बाद नॉट ये देखना। देखो कॉमन एलिमेंट कार्बन नहीं ये है S है, सल्फर है, सल्फर यहाँ सल्फर, तो बचा क्या, CO2 बन ही नहीं रहा है, या C और O से कुछ कंपाउंड बन ही रहा है, तो क्या है, भी नॉट वैलिड है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। इसमें देखो ऑक्सीजन कॉमन है, तो ऑक्सीजन से कोई कंपाउंड बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी नॉट वैलिड। सिर्फ इसमें कौन वैलिड है, नीचे वाला वैलिड हमारा है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं, नोट कर लो, हो गया। चलो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे। कौन सा लॉ है, गैलुसेक्स लॉ। क्या पढ़ते हैं उसको, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम बोल सकते हो। ठीक है, आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। 5th लॉ है गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम बोल सकते हो आप। इसका सिंपल स्टेटमेंट आपको इसका भी याद करने का कोई जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखो कि V इज प्रोपोर्शनल टू N। इसका स्टेटमेंट यही है। कब ये प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, आपको इक्वेशन बताया हूं मैं, PV इक्वल टू nRT। जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी ना ये दोनों प्रोपोर्शनल होगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लिख लो, R तो आपका कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यही गैलुसेक्स लॉ, सिंपल एक इक्वेशन में खत्म। ठीक है, अगर ये कंडीशन अप्लाइड है तो आपका ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये 5th लॉ हो गया। हमारा 6th लॉ देख लो, कौन सा लास्ट लॉ हमारा, एवोगैड्रोस लॉ। कौन सा लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये लॉ आप मैं बाद में अभी पढ़ा सकता हूँ आपको, एक लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या है देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, at same temperature and pressure contains equal number of molecules, equal number of molecules। आया समझ में। ये लॉ बोलता क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल रहेगा। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, स्टोइकियोमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म होता है। ठीक है, तो नोट कर लो। तो चलो, हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म होता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, क्या, हेडिंग डाल लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला
एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक ही है, जानना पड़ेगा। चलो देखते हैं। इक्वेशन समझो कि आप ग्लूकोज की इक्वेशन जानते होंगे, C6H12O6 है। ये कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर की एम्पेरिकल? हाँ ऑब्वियसली सब आते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कौन सा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, MF है। लेकिन अगर हम लिखें CH2O, ये कौन सा फार्मूला है? ये जो हमारा है, ये हमारा है एम्पेरिकल फार्मूला। क्यों कि अब जब भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपलेस्ट रेशियो में उसके एटम्स को तोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है। देखो 6 इसको तोड़ दिया एटम्स को, 1 से 2 से काट दिए, तो ये बन गया क्या, एम्पेरिकल फार्मूला। आ रहा है समझ में? तो इसको डेफिनेशन द्वारा समझते हैं क्या। तो एक को देख लो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है एम्पेरिकल फार्मूला के n से इक्वल होता है। कैसे? अगर इस कंपाउंड को हम किसी मतलब नंबर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ सकता है। किससे मल्टीप्लाई करें बता? अगर n इक्वल टू 6 हो जाएगा तो यह कंपाउंड आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो वही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इंटू n, जो हमारा यहाँ लिखते हैं, ठीक है। n से मल्टीप्लाई का तो आ जाएगा, तो n किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला से हम n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारा होता है एम्पेरिकल फार्मूला का n होता है। तो ये नोट कर लो, ये भी फार्मूला ही एक है। और डेफिनेशन लिख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला का। क्या है डेफिनेशन? देखो, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, simplest formula of compound which contains actual number of atoms present in a molecule। मतलब ये सिंपलेस्ट होता है फार्मूला, एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट फार्मूला है। इससे हम क्या, एटम का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल नंबर, सिंपलेस्ट नॉट एक्चुअल, ठीक है। उसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ देंगे तो बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ये भी होगा सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, simplest formula of compound which contains simplest ratio of atoms present in a molecule। लिख लेना present in a molecule, ठीक है, स्पेस नहीं है, लिख लो यहाँ पर, नहीं तो present in a molecule। आगे समझ में? ये होता है हमारा कंपाउंड। ओके, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन, ये एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन। तो नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो, 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला पे बेस्ड हो गया। चलो मैं इस क्वेश्चन से ट्राई करता हूँ। क्या बोला था, अनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, पहले यहाँ देखो, जो हमारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो किस किस का कॉम्बिनेशन से बनता है। देखो, ये बनता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, हमेशा याद रखना। ओके, तो क्या बोल रहा था, अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 60% C कार्बन, 8% हाइड्रोजन एंड कैलकुलेट इज एम्पिरिकल फार्मूला। ऑक्सीजन मुझे दिया नहीं, मतलब मेरे को पता रहना चाहिए कि ऑक्सीजन रहता है, गिवन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा ऑक्सीजन होता है। तो देखो, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फॉर्मूला इसको आप बोल सकते हो। कैसे निकालते हैं, टेबल बना के निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं एलिमेंट, फिर परसेंट मोलर मास, परसेंट अपॉन मोलर मास, सिंपलेस्ट रेशियो। ऐसे हम एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला को। ओके, तो चलो बताओ एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंट कितना दिया है, 60, हाइड्रोजन का 8, बचा खुचा कितना है 32, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का, आ जाएगा।
मोलर मास कार्बन कितना होता है 12 ग्राम होता है कि नहीं, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 18 ग्राम होता है। अब परसेंट अपॉन मोलर मास, परसेंट को मोलर मास से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, नो 2 नहीं होगा, देख लो कितना होगा ये 8, देखो कितना होता है, कैलकुलेट करो, हुआ ये 16 हो जाएगा, गलती हो गई, 16 ग्राम होगा, दिया जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो परसेंट अपॉन मोलर मास सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो तो यही रहेगा, कन्वर्ट होने वाला है ही नहीं, तो आपका फॉर्मूला बन गया, क्या बना, यहाँ देख लो CHO, C में कितना है 5 एटम और H में 8, ऑक्सीजन में 2, ये बन गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये आपका आंसर है। अब इसको ट्राई करो, बना, देखो ये भी उसी तरह से बनेगा, इसको नोट कर लिए होंगे, ये तो नोट हो गया ना, हो गया, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चलो ये तो नोट हो गया, चलो इसको ट्राई करते हैं, बन गया होगा, हाँ 7.3 ग्राम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेन 3.6 ग्राम कार्बन, तो देखो यहाँ पे बना एक कंपाउंड है, उसमें क्या क्या मिलावटी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है नाइट्रोजन है, और क्या है ऑक्सीजन है। कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन जब तक आपको गिवन नहीं है नाइट्रोजन तो आपको CHO ही लेना है, ठीक है। तो ये है कितना कितना ग्राम है, देखो ये 7.3 ग्राम का एक कंपाउंड है, 3.6 ग्राम कार्बन है, 0.7 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन और 1.5 ग्राम नाइट्रोजन, और रेस्ट कितना है, रेस्ट बचा कितना देखो, हो जाएगा 4.3, 4.3, 4.8, 5.8 माइनस कर दो, 7.3 माइनस 5.8 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, अरे आ जाएगा 1.5 तो आएगा, ये आ जाएगा 1.5 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या से खेलना है, एन से खेलना है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, हम तो मास से खेल नहीं पाएंगे, हमको किससे खेलना है मोल से, तो मोल में कन्वर्ट कर लो, इसका मोल्स क्या हो जाएगा 3.6/12, इसका 0.7 रह जाएगा, इसका आ जाएगा क्या आएगा नाइट्रोजन का मोल, ये एटम नहीं एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 होता है ना, चलो इसका हो जाएगा 1.5/16। अब मोल्स में इसको कन्वर्ट करके सिंपलेस्ट रेशियो लेके आओ, आ गया, इसका जो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो क्या आएगा देख लो, ये आएगा 3:7:1:1, ये आपको इसका रेशियो आने वाला है। तो बस एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया CHNO का 7711, तो बना क्या C7H7NO, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। आगे समझ में, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मुझे मोल से खेलना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।